प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम हुए। प्लासी के युद्ध के 7 साल के बाद बक्सर का युद्ध हुआ। इससे भारतीय इतिहास में क्या प्रभाव पड़ा, तो आइए जानते हैं। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने से पहले बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। उस समय बंगाल से सिल्क के कपड़े, सूती के कपड़े, चीनी, सोरा, मसाले, काली मिर्च बंगाल से यूरोप में निर्यात होते थे। पूरे एशिया में जितना व्यापार होता था उसका 40% केवल बंगाल से ही व्यापार होता था। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से व्यापार को सबसे ज्यादा महत्व दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बालासोर, कासिम बाजार, हुगली, पटना और ढाका में अपनी फैक्ट्रियां भी बनाई। बंगाल से फ्री ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल शासकों को 3000 रुपए की राशि दिया करती थी, जिससे यूरोप में वस्तुओं का निर्यात करके मोटा पैसा कमाती थी। सन 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया। सन 1727 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद इसका दामाद शुजाउद्दीन मुहम्मद खान 1739 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद सन 1739 से 40 उसके बेटे सरफराज खान ने शासन किया, लेकिन शीघ्र ही अलीवर्दी खान ने तख्ता पलट करके पूरी शासन अपने हाथों में ले लिया और 1756 तक शासन किया। सन 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने तख्ता पलट करके और सरफराज खान की हत्या करके बिहार का डिप्टी गवर्नर और बंगाल का नवाब बना, लेकिन सन 1756 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और पूरे शासन काल में मराठों से युद्ध करता रहा। वो कुशल और योग्य शासक था। उसके 3 पुत्रियां थे, लेकिन एक भी पुत्र नहीं था। इसीलिए उत्तराधिकार के लिए षड्यंत्र और विवाद शुरू हो गए। उसके सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला को उसकी बड़ी मौसी घसीटी बेगम और राजबल्लभ और छोटी मौसी के पुत्र शौकत जंग से शत्रुता का सामना करना पड़ा। नवाब के दरबार में अमीर चंद, जगत सेठ, राय दुर्लभ और मीर जाफर जैसे लोगों का गुट था और इन्होंने भी सिराज के उत्तराधिकार होने का विरोध किया। सन 1756 ईस्वी में शौकत जंग, जो कि सिराजुद्दौला का ममेरा भाई था, मनिहारी के युद्ध में उसकी सेनाओं के द्वारा मारा गया और सिराज ने कोलकाता पर अधिकार कर लिया और बंगाल पर उसकी पूरी तरह से पकड़ बन गई और बंगाल पर अच्छी तरह से वो शासन करने लगा। बंगाल से व्यापार में ज्यादा मुनाफा अंग्रेजों को होता था। इस वजह से बंगाल पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए अंग्रेजों ने कोलकाता की किलाबंदी करना शुरू कर दी और बंगाल की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। अंग्रेजों ने सिराज के दुश्मन राजबल्लभ के बेटे कृष्णदास को कोलकाता में शरण दी, जिसने सरकारी खजाना चुराया था और साथ ही साथ दस्तक, जो कि मुगल शासकों के द्वारा अंग्रेजों को फ्री ट्रेड के लिए एक पास मिला हुआ था, उसका अंग्रेजों ने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इन सब हरकतों को देखते हुए सिराज ने अंग्रेजों का विरोध किया, लेकिन अंग्रेज दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों से युद्ध जीतकर ज्यादा उत्साहित हो गए थे, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इस वजह से सिराजुद्दौला नाराज होकर के अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और कासिम बाजार और फोर्ट विलियम किले पर कब्जा कर लिया और कुछ अंग्रेजों को बंदी बनाकर इसी किले के एक कोठरी में बंद कर दिया। इसे इतिहास में काल कोठरी की घटना भी कहा जाता है और बाकी अंग्रेज भागकर उल्टा द्वीप पर शरण ले लिए। काल कोठरी में कुछ अंग्रेजों की मृत्यु भी हो गई। जैसे ही यह घटना मद्रास पहुंची, वहां से कर्नल रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को कंपनी की सहायता के लिए बंगाल भेजा गया। बंगाल पहुंचकर अंग्रेजी सेना ने 1757 ईस्वी में फिर से कोलकाता पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता पर अधिकार कर लेने के बाद
अलीनगर की संधि सिराज और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसका प्रतिनिधित्व रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन कर रहे थे। इस संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट के फरमान के अनुसार सुविधाएं दे दी गई और कोलकाता पर अधिकार करने में जो अंग्रेजों को नुकसान हुआ उसकी भरपाई नवाब को करनी पड़ी और भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया गया। अलीनगर की संधि के कुछ दिन बाद ही रॉबर्ट क्लाइव ने चंद्रनगर पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने सिराज के खिलाफ षड्यंत्र करके उसके खुद के सेनापति मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीचंद और घसीटी बेगम को अपने पक्ष में कर लिया। कर्नल रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर से कहा कि अगर वो सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र करके और विश्वासघात करके अंग्रेजों का साथ देंगे और अंग्रेज ये युद्ध जीत जाएंगे तो उसको बंगाल का नवाब बना देंगे। अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर अधिकार करके राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर जब कूच किया तो रास्ते में पलाश का जंगल था। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को रोकने के लिए अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा। 23 जून 1757 ईस्वी को इसी जगह अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध छिड़ गया। इसी युद्ध को प्लासी का युद्ध कहा जाता है। प्लासी का युद्ध सिराज और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के बीच हुआ था। सिराज के पास लगभग 50,000 सेना थी और साथ ही साथ फ्रांसीसी सेना भी, जिसमें सेंट फ्रेंच के नेतृत्व में 40 से 50 फ्रांसीसी तोपची थे, लेकिन कंपनी के पास लगभग 3,000 ही सैनिक थे। परंतु सिराज के सेनापति मीर जाफर के षड्यंत्र में शामिल होने के कारण सेना के एक बड़े हिस्से ने युद्ध में भाग ही नहीं लिया। सिराजुद्दौला के साथ मीर मदान, मोहनलाल और फ्रांसीसी सैनिक काफी वीरता से लड़े और शहीद हो गए, जबकि मीर जाफर, राय दुर्लभ, लुत्फ खान की सेना खड़ी होकर केवल युद्ध देखती ही रही। जब इस बात का पता सिराजुद्दौला को चला तो वो अपनी जान बचाकर युद्ध क्षेत्र से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर भागा और अपनी पत्नी के साथ पटना चला गया। और कुछ ही दिनों के बाद मीर जाफर के पुत्र ने सिराजुद्दौला की हत्या कर ली। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और मीर जाफर ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। कोलकाता के पास 24 परगना की जमींदारी भी अंग्रेजों को मिल गई। कंपनी ने इतना ज्यादा धन बंगाल के नवाब से वसूल किए कि मुर्शिदाबाद के सरकारी खजाने में रॉबर्ट क्लाइव और उसके साथियों की मांग को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त धन ही नहीं रहा। मीर जाफर ने अंग्रेजों को नजराने और हर्जाने के रूप में लगभग 17,50,000 रुपए अदा किए और कंपनी के बड़े अधिकारियों जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव को लाखों रुपए रिश्वत दिए। अंग्रेजों ने मीर जाफर को सोने की बोरी की तरह इस्तेमाल किया। जब मीर जाफर अंग्रेजों की असीमित पैसों की मांग पूरी नहीं कर पाया तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी से उतार करके उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम सबसे योग्य शासक था और योग्य होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था। वो अंग्रेजों की चाल ढाल समझता था, इसलिए कंपनी के निगाह से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर करवाया और अपने अधिकारियों और सेना के कौशल क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया। मीर कासिम अपने आप को एक स्वतंत्र शासक मानता था। इसने अपनी सेना को यूरोपीय तर्ज पर प्रशिक्षित करने के लिए यूरोपीय सैन्य विशेषज्ञों जैसे कि आर्मेनिया और फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद ली। 1717 ईस्वी में मुगल शासक के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स फ्री व्यापार करने के लिए दस्तक पास मिला हुआ था। कंपनी के अधिकारी इस पास का इस्तेमाल निजी व्यापार करने के लिए भी करने लगे थे।
और भारतीय व्यापारियों को भी ये पास बेचने लगे थे। इससे बंगाल के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा था। इस नुकसान से बचने के लिए मीर कासिम ने अंग्रेजों से भी टैक्स लेने का आदेश दिया, लेकिन जब अंग्रेजों ने टैक्स देने से मना कर दिया तो उसने सभी भारतीयों को भी सभी आंतरिक टैक्स हटा दिए। इससे भारतीय और अंग्रेज व्यापारी बराबरी पर आ गए और ये बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आई, क्योंकि उनका व्यापारिक एकाधिकार खत्म हो गया। तब अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटाकर पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। इसीलिए 9 जुलाई 1763 को कटवा, 2 अगस्त 1763 को गिरिया, 4 से 5 सितंबर 1763 को उद्दौनला में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच युद्ध हुआ। इसमें मीर कासिम की हार हुई और वो जान बचाकर अपनी राजधानी मुंगेर फिर पटना की ओर भाग। मीर कासिम बंगाल को अंग्रेजों से जीतने के लिए अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से संधि किया और त्रिगुट सेना बना करके अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का कमांडर हेक्टर मुनरो और बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इस युद्ध में मीर कासिम की सेना बुरी तरह से पराजित। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मतलब कि राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक संस्था से राजनैतिक सत्ता बन गई और बंगाल पर उसका सीधा नियंत्रण स्थापित। इलाहाबाद की संधि के अनुसार मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों का पेंशनर बना दिया और उन्हें हर साल 26 लाख रुपए का पेमेंट कंपनी द्वारा दिया जाने लगा। इसके बदले में सम्राट ने अंग्रेजों को राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया। इलाहाबाद की संधि के अनुसार शुजा-उद-दौला को उनका राज्य अवध वापस मिल, बदले में उन्हें युद्ध का खर्च हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए कंपनी को देने और अवध में अंग्रेजी सेना के खर्चे का भार उठाना पड़ा। अंग्रेजों ने उसके पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया, जिसके हाथ में वास्तविक सत्ता नहीं थी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू, जो कि 1765 से 1772 ईस्वी तक चला, जिसमें प्रशासनिक दायित्व बंगाल के नवाब पर था और राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों के हाथ में। द्वैध शासन प्रणाली के कारण अंग्रेजों को कर वसूलने का अधिकार मिल गया, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था का कोई जिम्मेदारी नहीं था। प्रशासनिक जिम्मेदारी बंगाल के नवाब के ऊपर थोप दिया गया था, जिससे बंगाल की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर होने लगी और इस शासन व्यवस्था से कंपनी के आय में 30 लाख पाउंड की वृद्धि हुई। कंपनी ने अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने का अपना लक्ष्य बनाया। दिन पर दिन नवाब की शक्ति सीमित होने के कारण कंपनी के अधिकारी नवाब के आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगे। राजस्व वसूली के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त जमींदारों ने किसानों का अमानवीय तरीके से शोषण करना प्रारंभ कर दिया। इसके कारण बंगाल में कई अकाल पड़े। इसमें 1770 का महान अकाल था, 1783 का अकाल जो कि 1866 का उड़ीसा बंगाल अकाल, 1873-74 का बिहार बंगाल अकाल, 1896-97 का राष्ट्रव्यापी अकाल। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अपने शोध में ये साबित किया, बंगाल में अकाल केवल अनाज की कमी के कारण नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार की दोषपूर्ण प्रणाली, जमाखोरी और संवेदनहीन नीतियों का परिणाम। प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध का मुख्य परिणाम ये हुआ, अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक और आर्थिक सत्ता पूरी तरह से कायम कर ली। इस युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आर्थिक लूट की शुरुआत हुई। कंपनी ने प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य पर थोप दी और खजाना अपने कंट्रोल में कर लिया और इस युद्ध के बाद मुगल शक्ति का अंत हो गया।